स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। आप हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट इनिंग के बाद, जो कि इंडिया की थी। इंडिया हो चुकी है 217 पे ऑल आउट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे कल के स्कोर से 146 पे 3 थे, उससे आगे ले जाएंगे और हमें एक अच्छे टोटल तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस सेशन की शुरुआत हुई, तभी से हमें दिख गया था कि इंग्लैंड के बॉलर जो है वो रिफ्रेश होके आए हैं और पूरी तरीके से उनको आराम से रेस्ट मिला है। और जो कल इंडिया का सेशन हो सकता था थर्ड, वो नहीं हुआ क्योंकि तब इंडियन बैटिंग फॉर्म में चल रही थी और विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे सेटल लग रहे थे। लेकिन कल न्यूजीलैंड की बॉलिंग सेटल नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही आज जो आए, उन्होंने दिखा दिया वो किस लिए जाने जाते हैं। जी हाँ। हम जिस चीज की बात कल कर रहे थे कि जो स्टार्टिंग का आज का जो आधा एक घंटा रहेगा उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि किसका पगड़ा भारी होने वाला है। क्योंकि देखिए, हमने ये कहा था कि अगर स्टार्टिंग के आधे घंटे में एक या दो विकेट चली जाती है तो फिर इंडिया इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव आ जाएगा। और कुछ उसी तरीके से हुआ। कोहली जो थे वो काइल जेमिसन का शिकार हो गए। कोहली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बॉल आउटस्विंग होंगी, क्योंकि काइल जेमिसन की जो स्टॉक डिलीवरी है वो आउटस्विंग ही है। और वो आउटस्विंग के लिए रेडी होके गए थे खेलने, पर वो इन स्विंग हो गई और एलबीडब्ल्यू कोहली आउट हो गए। फिर थोड़ी देर बाद ऋषभ पंत की भी विकेट चली गई। तो फिर वहां पे हमें लगभग ऐसा लग गया था कि अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है गेम, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में दो विकेट हमारी चली गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब एक ओवर बाकी था नया बॉल आने के लिए, तब वैगनर ने अजिंक्य रहाणे को भी आउट कर दिया। और जो उनका सिलसिला रहा है कि वैगनर अजिंक्य रहाणे को शॉर्ट बॉल पे आउट करते रहे हैं, वो जारी रहा। हालांकि ये बॉल उतनी शॉर्ट नहीं थी। वैगनर ने ट्राई किया था कि ये बॉल भी वो शॉर्ट बॉल मारे, पर वो उतनी शॉर्ट नहीं गई। पर अजिंक्य रहाणे का शायद हम कह सकते हैं जो शॉर्ट सिलेक्शन था वो काफी गंदा रहा। क्योंकि और जो फील्ड सेटिंग भी की थी वैगनर ने वो टाइम पे, पांच प्लेयर सिर्फ एक शॉट के लिए रखे थे। मतलब उनको क्लियर प्लान था कि ये इस बॉल के लिए उनको शॉट जाना है। उन्होंने पांचों फील्डिंग पोजीशन पर रखे थे जहां पे बॉल जाने की संभावना है, और वो एक ही बॉल में प्लान एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं आपको अगर मेरे बताऊं हिसाब से कि वो शॉट इतना गंदा नहीं था। उन्होंने सोचा होगा मैं 49 पे हूँ तो जरा सा मतलब फाइन लेग में मार के एक रन निकाल लेता हूँ, लेकिन वो बॉल थोड़ी ज्यादा स्पीड से आई और उनका ट्राई था कि वो नीचे रखे, लेकिन वो नीचे रख नहीं पाए उस गेंद को। नहीं सर, वो फाइन फाइन लेग पे कैसे मार सकते थे? बॉल जो थी वो लगभग चौथे पांचवें स्टंप के आसपास, मतलब एंड की, जब उनका इम्पैक्ट हुआ। और जो उसके पहले की भी जो बॉल थी, जो सेम डिलीवरी थी लगभग, पर वो थोड़ी अवकट पोजीशन में मिड विकेट के सामने वो मारने गए थे, तो वो थोड़ा अवकट पोजीशन में मारा, फिर भी वो कैच आउट से बच गए। पर जो अगला बॉल था उन्हें वो बहुत अच्छी तरीके से मारा, मतलब अच्छी तरीके से इम्पैक्ट, मतलब कांटेक्ट हुआ बैट के साथ। शॉट तो अच्छा लगा, पर वैगनर ने तभी वो, पहले वहां पे फील्डर नहीं था वो बॉल पे के पहले, और वैगनर तभी फील्डर बुलाया था। वो जो बॉल था वो इस तरीके की बॉल था कि अजिंक्य रहने चाहते तो वो बैक बैक फुट पे वो पंच भी मार सकते थे, स्क्वायर कट भी मार सकते थे। पर खराब शॉट नहीं, पर शायद लग भी साथ उनके साथ नहीं रखी, अच्छे से कांटेक्ट किया, फिर वो सीधे फील्डर के हाथ में गई। तो मैं अगर आपको स्कोर बोर्ड बता दूं कि किसने। का इंटेंशन तो था कि वो गेंद ही रखना चाहते थे वो, मतलब जी। उनको बाद में रियलाइज हुआ, उनको हुआ कि वो देखा उनका एक्सप्रेशन आउट होने के बाद। जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि पहले विराट कोहली 44 रन पे खेल रहे थे जब फर्स्ट डे का खेल खत्म हुआ। और विराट कोहली बिना एक भी रन बनाए आज के दिन पहली बार उनके करियर में ऐसा हुआ है कि विराट कोहली एक दिन के बाद नॉट आउट गए और अगले दिन बिना कोई भी रन बनाए वो आउट हो चुके हैं। तो विराट कोहली 44 रन पे गए। काइल जेमिसन ने एलबीडब्ल्यू किया। अजिंक्य रहाणे को 49 रन पे नील वैगनर ने आउट किया टॉम लैथम की कैच। फिर आते हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ने बड़े वो, मतलब समझदारी से खेल रहे थे, 20 बॉलों तक उनके एक भी रन नहीं था। वो धीरे धीरे समय, मतलब समय ले रहे थे अपना। फिर 21वीं बॉल पे उन्होंने एक चौका मारा लेग साइड पे। और फिर जो 22वीं बॉल थी उस पे उन्होंने, शायद कंसंट्रेशन उनका भंग हो गया, मतलब वो जो डिसिप्लिन हमें चाहिए था, जो रोहित शर्मा शुभमन गिल ने अपनी पारी की स्टार्टिंग में दिखाया था, वो डिसिप्लिन हमें फिर से देखने को नहीं मिला।
जो ऋषभ पंत को जो बॉल की थी काइल जेमिसन ने, वो काफी ज्यादा फुल थी और बहुत दूर थी उनकी शरीर से, और ना ही ऋषभ पंत का पाव बॉल की तरफ गया और उन्हें दूर से वो शॉट मारने गए, जिस वजह से स्लिप में कैच चली गई और वो 4 रन बना के आउट हो गए। फिर रविंद्र जडेजा है, रविंद्र जडेजा की सबसे आखिरी में जो 10वीं विकेट थी रविंद्र जडेजा की गई, लेग डाउन द लेग वो बॉल गया था, उनका इनसाइड एज लगा और जो उनके विकेट कीपर है बीजे वॉटलिंग, उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा। रविचंद्र अश्विन ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, जो उनकी छोटी सी पारी थी 22 रनों की, उसमें उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले, कुछ उनके लक था उनके साथ, तो कैच नहीं गए, चौके चले गए, पर आखिर में वो इतने इतने भी कंफर्टेबल नहीं दिखे कि वो लंबी पारी खेल सके। हालांकि उन्होंने 3-4 चौके जरूर मारे, पर हमें ये पता था कि उनकी जल्दी विकेट गिरने वाली है, पर उन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया अपनी टीम के लिए, 22 रन जो अच्छे खासे पेस पे है। फिर ईशांत शर्मा ने 16 बॉल पेस की 4 रन बनाए, काइल जेमिसन ने उनको आउट किया और वो उनके चौथे शिकार थे। फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं और वो पहली बॉल पे काइल जेमिसन के एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और काइल जेमिसन अपनी 5 विकेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 217 रन इंडिया ने बनाए 10 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद शमी जो हैट्रिक बॉल खेल रहे थे, उन्होंने पहली बॉल पे चौका मारा और उसके बाद उन्हें कोई भी बॉल खेलने को नहीं मिली, तो 92.1 ओवर टोटल इंडिया ने फेस की, जिसमें 217 रन थे और इंडिया ऑल आउट हो गई। जी हाँ, और जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग चली है स्टार्टिंग से, आज नया दिन था और बॉल तब भी स्विंग हुआ था, जो पुराना गेंद था 64 ओवर पुराना गेंद, वो फिर भी हरकत कर रहा था। तो इसलिए तब सऊदी आए जब नई गेंद आई, तो इसलिए हमें सऊदी नहीं देखने को मिले वहां पर। लेकिन काइल जेमिसन और वैगनर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की ओल्ड बॉल के साथ भी, और खास करके जेमिसन ने, जिनको अच्छा बाउंस मिलता है ऊपर उनके हाइट से, मतलब वो खुद ही 7 फुट के आस 6.8, और उनका हाथ 1-1.5 फीट, मतलब इतने ऊपर से गेंद आते हैं तो मुश्किल जाता ही है बैटिंग करना। जी, और जो तो सबसे बड़ी बात, इस पिच पे पिच पे हमने देखा है कि यहाँ पे मतलब आप ठहर नहीं सकते ज्यादा देर। आपको जहाँ पे भी चांस मिले आप रन बटोरना चाहिए अपनी। और जिस तरीके से ग्राउंड भी है, मतलब बारिश की वजह से वो आउटफील्ड थोड़ा स्लो चला है। अगर आउटफील्ड नॉर्मल रहता तो ये 20-30 रन ज्यादा होती इंडिया की, ऑब्वियसली। जी हाँ, और जो आप बात कर रहे थे कि काइल जेमिसन की, उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। जो मैं काइल जेमिसन का जो देख रहा था चार्ट, तो उसमें दिखाई गई कि काइल जेमिसन ने एक भी बॉल, ये जो पारी हुई, उसमें उन्होंने लगभग डाले 22 ओवर डाले काइल जेमिसन ने, जिसमें से 12 मेडन ने 31 रन देके 5 विकेट झटके। मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने विकेट तो लिए पर सबसे कम इकोनॉमी उनकी है। और जो मैं आपको बता रहा था कि वो चार्ट में जो दिखाई दिया कि काइल जेमिसन की एक भी बॉल डाउन द लेग नहीं थी, जितनी उनकी लगभग 70 to 75% बॉल्स स्टंप पे फिनिश कर दी थी। ये तो जो फोर्थ फिफ्थ स्टंप का जो कॉरिडोर रहता है, उसके आसपास वो फिनिश कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि देखिए उनके पास पेस नहीं है, पर वो जो स्विंग कराते हैं और जिस लाइन और लेंथ पे वो मजबूर करते रहते हैं बैट्समैन की उनको खेलना पड़े। और टेस्ट क्रिकेट में ये बात रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बॉल बैट्समैन को खिलानी है, जिसकी वजह से वो एक गलती करे और आपको विकेट मिले। और वही काम काइल जेमिसन करते हैं, उनके स्पेस नहीं है, पर जो उनकी बॉल लेट स्विंग होती है और जिस लाइन लेंथ पे वो डालते हैं बैट्समैन को मजबूर करते हैं खेलने के लिए, उसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं। जी हाँ, और उनको देख के मुझे जेसन होल्डर की याद आती है, उस टाइप के, मतलब लंबी कद के और ज्यादा पेस नहीं, लेकिन वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और पीछे आकर अच्छे बैटिंग भी कर लेते हैं। और कल हमने देखा था कि जो काइल जेमिसन थे, वो थोड़ा पीछे कर रहे थे गेंद, तो वो थोड़ा उछाल ले रही थी। आज थोड़ा उन्होंने फुल गेंद किया, पहले लेन गेंद कर रहे थे, क्योंकि उनका जो लेन गेंद है वो भी ज्यादा बाउंस कर जाती है, तो उन्होंने फुल गेंद डाला और नतीजा आपके सामने, उन्होंने आज भी 3 विकेट झटके। आपको क्या लगता है सौरभ की ये जो 217 रन है, वो ठीक है, पार स्कोर है कि सफिशिएंट स्कोर कह सकते हैं, बिलो स्कोर है? क्या लगता है आपको?
कि जिस 217 रन तरीके से आते आज रहेंगे। जिस तरीके से आज का गेम चला है और जिस तरीके से आउटफील्ड है, तो ये जो रन है, आप इसमें 30 रन तो ऐड कर ही सकते हैं। मतलब 240-50 आप मान सकते हैं यही स्कोर को, क्योंकि बाउंड्रीज ज्यादा इजीली मिल नहीं रही है। जी यहाँ पर तो पर मुझे देखिए लगता है कि मतलब ठीक जो ठाक शो रहा है। जो हम बात कर रहे थे कल कि हम जो इंग्लैंड की बात करते कि 4 दिन में भी खेल समाप्त हो सकते हैं, पर जिस तरीके से कल का खेल हुआ था उसके बाद हमें लग नहीं रहा था कि अगर ये 5 दिन भी चले तो भी खेल खत्म हुआ। पर हम वही बात कर रहे थे कि आज जो हमें देखने को मिला, जिस तरीके से स्विंग हो रही थी, शायद कल जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे उनने उतने अच्छे एप्लीकेशन के साथ बॉलिंग नहीं की, पर आज जिस तरीके से बॉलिंग हुई है और जो हमें देखने को मिला है, तो हमें फिर ये चीज मतलब इस चीज से लगता है कि ठीक है, हाँ 4 दिन का भी अगर खेल होता है तो भी मैच का जो रिजल्ट है वो निकल सकता है। और 217 रन ज्यादा कम भी नहीं है, पर हम उसे सफिशिएंट भी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर 217 रन पे अगर न्यूजीलैंड 20-30 रन की भी लीड रहती है, अगर न्यूजीलैंड के पास 30 रन की भी लीड रहती है, वो 250 भी बनाती है, तो जिस तरीके की कंडीशन है, जिस तरीके की पिच है, तो वो 30-35 रन की जो लीड है वो भी बहुत बड़ी लीड रहेगी न्यूजीलैंड के लिए। और सेम इंडिया के साथ भी जाता है जी। कि इंडिया अगर उनको 30-35 रन पहले आउट कर दे, ऑल आउट, तो इंडिया के पास एक अच्छा खासा चांस रहेगा। पर देखना होगा कि अब खेल किस प्रकार से जाएगा, किस तरीके से उनके ओपनर बैटिंग करते हैं, नए बॉल को टैकल करते हैं। और जो बात होती रहती है कि ड्यूक्स का बॉल, हमने देखा कि 79th ओवर में भी बॉल स्विंग हो रहा था ड्यूक्स का, और अच्छा खासा स्विंग हो रहा था। तो देखना होगा किस प्रकार से अब न्यूजीलैंड बैटिंग करती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे शमी का ज्यादा रोल रहेगा। अगर उन्होंने विकेट दिला दिया स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है ईशांत और शमी कुछ विकेट आपको दिला सकते हैं स्टार्टिंग में। जी हाँ, ईशांत ईशांत शर्मा स्पेशली हमने देखा, काइल जेमिसन का जो हमने देखा, ईशांत शर्मा का भी लगभग उसी तरह की चीज है। ईशांत शर्मा के पास पेस नहीं है, वो भी स्विंग पे रिलाई करते हैं, और उनकी भी जो हाइट की वजह से जो एक्स्ट्रा बाउंस उन्हें थोड़ा मिलता है, वो भी एक फैक्टर है। मतलब वो काइल जेमिसन ही उनकी तरह बॉलिंग करते हैं। तो देखना होगा कि ईशांत शर्मा किस तरह यूजफुल रहता है। और शमी की जो स्पेशलिटी रहती है कि शमी शमी स्विंग नहीं कराते, सीम कराते, पर इन कंडीशन में शमी भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं। सी मतलब स्विंग वो भी कराते हैं, लेकिन इतना उनका ज्यादा स्टॉक डिलीवरी नहीं, वो ज्यादा सीम पे रिलाई करते हैं। जी हाँ। आपको आपको मतलब जो जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस दी इंडिया ने, सबसे ज्यादा निराश आपको किस बैट्समैन ने किया? मेरे हिसाब से मतलब कल से जो स्टार्ट हुआ, तो पहले चेतेश्वर पुजारा मतलब अपना गेम ही खेल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा कल एग्रेशन दिखाना चाहिए था। एग्रेशन मीन्स थोड़ा, जैसे आपको चांस मिला आपने रन करने का ट्राई करना चाहिए था। और उसके बाद आज थोड़ा ऋषभ पंत का लगा मुझे से, मतलब वो थोड़ा चाह रहे होंगे कि सेटल इन हो जाए, लेकिन बाद में जो उनका हुआ, उन्होंने अपना मतलब विकेट फेंकने जैसा हुआ, वो थोड़ा कंसंट्रेशन में लैप्स हो गए उनके। जी हाँ, मुझे भी जो सबसे ज्यादा निराश किया वो ऋषभ पंत ही थे, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत ने जिस तरह की मैच्योरिटी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी, हमने देखा था नेथन लायन को कितने बड़े तरीके से जो पैच था वहां पे उनके ऑफ साइड पे, वो बॉलें छोड़े जा रहे थे, हालांकि वो उस पे शॉट खेल सकते थे फिर भी वो छोड़ रहे थे। और आज भी उन्हें लगभग उसी प्रकार का खेल दिखाना था फास्ट बॉलर से खेला, क्योंकि वो जो बॉल थी जिसपे आउट हुए वो काफी दूर थी। मतलब वो वाइड वाइड के आसपास की बॉल थी, और वो आउट स्विंग ही हो रही थी लेफ्ट हैंडर के लिए, आउट स्विंग बॉल जा रही थी, और उन्होंने ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ट्राई किया कि वो बॉल की लाइन के पास जाके शॉट खेले। उनका जो पाव था, जो सामने का पाव था, वो बॉल की तरफ गए इसलिए उन्होंने, जिस तरीके से वो इंडिया में खेलते हैं कि थोड़ा सा ओपन रहता है उनका लेग, उसी तरीके से वो कवर ड्राइव मारने गए और
उसका एज लग के अच्छा कैच पकड़ा टॉम लेथम ने। जेमिसन उससे पहले उनको ओवर द विकेट कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने राउंड विकेट आके गेंद डाली तो उनको विकेट मिल गई। अगर कल किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा थर्ड सेशन ना होने का, तो वो थी इंडिया। क्योंकि जिस रिदम में इंडिया के बल्लेबाज कल थे, क्योंकि 2-3 बार गेम बंद भी हुआ, उसके बाद भी डटे हुए थे वहां पे और अच्छा कंसंट्रेशन के साथ खेल रहे थे। अगर कल थर्ड सेशन हो जाता तो आपको स्कोर 250 से ऊपर तो पक्के में दिखता, और शायद 300 के आसपास भी। जी हाँ, और क्योंकि हम कल के खेल के खत्म होने के बाद हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 300 के आंकड़े को शायद इजीली शायद टच कर सकता है, क्योंकि हमें पता था कि कोहली और अजिंक्य रहाणे अच्छे से खेल रहे, ऋषभ पंत आएंगे, जडेजा आएंगे, अश्विन अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। पर जो वही बात थी ना कि स्टार्टिंग में जो आधा एक घंटा था, उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तब आप विकेट ना खोए, और तभी इंडिया के लगातार 2-3 विकेट चले गए। तो उसकी वजह से जो अच्छा खासा मतलब न्यूजीलैंड एक अपर हैंड हो गया था न्यूजीलैंड का तब। और जिस तरीके से अश्विन ने आके रन बनाए वो थोड़ा अच्छा रहा इंडिया के लिए, नहीं तो आप ये 217 भी नहीं देख पाते थे। जिस तरह से उन्होंने आके चालू किया अपना बल्ला घुमाना, वो ठीक था उस समय के लिए, क्योंकि ज्यादा विकेट बचे नहीं थे। और हमने देखा कि उधर बॉलर पे आप ज्यादा डिपेंड हो ही नहीं सकते बैटिंग में। जिस जी तरीके से वो लास्ट के 2-3 विकेट गिर गए अपने। अगर मतलब अगली बार मुझे ऐसी कंडीशन आई तो शायद जडेजा सोचेंगे कि वो अपना चांस पहले ही ले ले, फिर रिग्रेट करने से अच्छा, जैसे कि आज हुआ। जी हाँ, और लास्ट की जो 3 विकेट थी वो 4 बॉल के अंदर चली गई, जिसमें एक चौका मोहम्मद शमी ने मारा था। पर एक और जो डिसीजन था जिस पे सबको हैरानी हुई कि मोहम्मद शमी की पहले जसप्रीत बुमराह को उतारा गया, और एक और दूसरी जो बात थी कि 2 रिव्यू होने के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने वो रिव्यू नहीं लिया जो इस पे वो एलबीडब्ल्यू है। हालांकि वो अंपायर्स कॉल मुझे लग रहा था कि वो अंपायर्स कॉल हो सकता है, पर वो क्योंकि काफी ज्यादा नहीं, स्लो वो हुआ। वो विकेट हिटिंग था, मैंने देखा उसका मतलब जो रहता है वो हिटिंग द विकेट था। तीनों इधर मतलब रेड रेड था वहां पे, क्योंकि वो ज्यादा फुलर गेंद थे एकदम यॉर्कर लेंथ टाइप, तो डंडे पे लगनी थी। मैं क्योंकि शायद जडेजा ने नहीं बोला था उनको रिव्यू लेने का। क्योंकि जिस रिएक्शन के साथ जसप्रीत बुमराह जा रहे थे, जब वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो वो हाथों से इशारा कर रहे थे कि ऐसी जा रही ऐसी जा रही। हालांकि हमने भी जब पहली बार पर, रिप्ले देखा, पर वो आउट ही था। हाँ जी हाँ, आउट तो जरूर था, पर 2 रिप्ले है, तो आप चाहते हो कि रिप्ले अब कहाँ पे लेके जाएंगे, मतलब जो डीआरएस है। दो ही रिव्यूज रिव्यूज जो बच्चे थे इनिंग में, तो आप इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन करते भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आउट ही था, अंपायर कॉल्स भी नहीं था इधर। तो अगली इनिंग में तो इंडिया को और 3 रिव्यूज मिल ही जाएंगे। लेकिन आप ट्राई कर सकते थे, मतलब अगली बार अगर चांस रहे तो आप जरूर ट्राई करना चाहिए। जी हाँ, अब जी हाँ, और जो हम देखते हैं, अमूमन जो टीम फर्स्ट इनिंग खेलती है वो गेम को चलाती है, पर शायद अब इस मोड पे खेल आ चुका है कि अब न्यूजीलैंड पे इंडिया को डिपेंड रहना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड अब क्या कर देगी। अगर न्यूजीलैंड इंडिया से 30-35 रन ज्यादा बना देती है, जो हमने बात की, तो फिर इन कंडीशंस में शायद वो एक अच्छी खासी लीड हो जाए, और अगर वो जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो फिर इंडिया के पास एक अपर हैंड रहेगा। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करने वाली है वो इनका लोअर ऑर्डर, जो कि शायद इंडिया को तंग कर सकता है। उधर कॉलिन डी ग्रैंडो में सऊदी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, काइल जेमिसन है, बोल्ट बल्ला घुमा लेते हैं, वैगनर का हमने देखा, गॉड को वैसे छक्के वगैरह मारे उन्होंने। तो शायद वो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस हो सकता है, अगर 20-30 रन की लीड उनको ज्यादा मिली तो यही कारण होगा उनका लोअर ऑर्डर। क्योंकि आप नीचे के देखिए ना बल्लेबाज, जो कॉलिन डी ग्रैंडहोम आएंगे, काइल जेमिसन, उनके बॉलर्स देखिए आप, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जेमिसन, जो कि रिकॉग्नाइज्ड ऑलराउंडर्स है। ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी को हमने इतने सालों से देखा है कि वो अच्छी खासी ठीक ठाक बैटिंग कर सकते हैं, 15-20 रन 15-20 रन टीम के लिए योगदान कर सकते हैं, और इस तरह की कंडीशन में वो खेलते आए हैं, जो कि स्पेशल बात है। और
वैगनर को भी हमने देखा था इंग्लैंड सीरीज में कि उन्होंने मतलब वो दमखम रखते हैं कि वो भी 15-20 रनों का योगदान दे सके। तो अगर नीचे के बैट्समैन भी अगर 10-15 रन बनाते हैं तो भी ये डिफरेंस पड़ सकता है जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो डिफरेंस रहेगा रनों का। तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड का स्कोर कहाँ तक पहुंच सकता है फर्स्ट इनिंग में? प्रिडिक्शन आपकी। मेरे हिसाब से 190 से 200 के बीच। जो मुझे लगता है कि जिस तरीके में बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड को अगर 30-35 रन की लीड मिल जाती है तो उनके पास एक अपर हैंड रहेगा। और मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड 250 तक तो पहुंचेंगी क्योंकि उनका इंडिया का भी बैटिंग अटैक अच्छा था पर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के वर्सेस जिस तरीके की बैटिंग की थी, उनके जिस प्लेयर्स ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, तो मुझे लग रहा है कि 250 तक मतलब 30-35 रन की तो न्यूजीलैंड के पास लीड रह सकती है। और इंडिया भी 250 तक पहुंच सकता था पर उनने जो लास्ट के 3-4 विकेट थे वो काफी जल्दी गंवाए थे। नहीं तो इंडिया के पास भी एक अच्छा खासा चांस था ऊपर से कोलैप्स होने के बाद। मतलब जब विराट कोहली, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे आउट हुए तब भी इंडिया 250 तक पहुंच सकती थी बड़े आराम से, पर वो फिर से संभल नहीं पाई। तो मुझे तो लगता है कि लगभग मिनिमम 30 रन की लीड न्यूजीलैंड के पास रह सकती है। मुझे लगता है 190 से 200 के बीच शायद वो आउट हो सकते हैं। और एक प्रिडिक्शन करना चाहूंगा कि मोहम्मद शमी 5 लेंगे। इस बात का भी मुझे थोड़ा वो है क्योंकि मोहम्मद शमी जो हमने इतने सालों से देखते हैं, वैसे इन चीजों पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते पर इतने सालों से जो हम देखते हैं कि मोहम्मद शमी सेकंड इनिंग्स में काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। और मोहम्मद शमी का जो ये रहा है रिकॉर्ड, वो ठीक ठाक ही रहा है इंग्लैंड में भी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। अब देखना हुआ कि इंडिया के बॉलर्स किस तरीके से करते हैं क्योंकि हमने जब न्यूजीलैंड को देखा था तो स्टार्टिंग की 10-12 ओवर वो लय में नजर नहीं आए थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स। अब देखना हुआ कि इंडिया के बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करते हैं और देखना हुआ क्या होता है। जी हाँ। तो मिलते हैं आप, मतलब जब डे खत्म होगा तो हम फिर से आएंगे और चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि कैसा रहा पूरा दूसरा दिन। जी हाँ, तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको ये शो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही शो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले ये आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरे और सौरभ की ओर से आप सभी का धन्यवाद।